लोग मुझे विलन कहते हैं, लेकिन पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं, बरसों की मेहनत और लगन तब जाकर बनता है नाम। जैसे सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। प्योर वाटर के लिए हमेशा याद रखें वाइड रेंज ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक, यानी हर साइज में आपकी सुविधा के लिहाज से जाना पहचाना नाम। प्योरवेल वाटर स्टोरेज टैंक, स्ट्रॉन्ग भी स्टाइल भी। खेल खेल में दिल चाहता है एक छोटी सी छत सर ऊपर, सर पे हाथ रखे जब अपने दिल चाहता है एक हर किसी को एक छत मिले अजनारा, क्योंकि दिल चाहता है पीस ऑफ माइंड। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। चेहरे की खूबसूरती कौन नहीं चाहता, पर इसके लिए चाहिए एक बेस्ट और रिलायबल प्रोडक्ट। इसीलिए तो मेरी चॉइस है आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। न किसी का पक्ष न किसी से बैर, हर घटना में छिपी खबर पर गहरी नजर, जनता से है सीधा सरोकार। देश और समाज में बदलाव का एक नजरिया, न कोई कारोबार न समझौता। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज वन इंडिया, अब सच देखेगा इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके हर कण में बसे हैं भगवान। श्रद्धा और आस्था है जहां की पहचान। सादा जीवन और अच्छी सोच के साथ जीते हैं जिंदगी यहाँ पर लोग। समतल से लेकर पहाड़ तक की सीधी और सच्ची खबरों के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। किस हीरोइन को पसंद करता है कौन सा हीरो? किस फिल्म ने मचा रखी है बॉलीवुड में धूप? टीवी से सिनेमा तक एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखिए ई टॉक सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर। देश प्रदेश की सीधी और सच्ची खबरें दिखाने वाला हिंदी न्यूज चैनल न्यूज वन इंडिया अब टाटा स्काई के चैनल नंबर 580 पर भी उपलब्ध है। बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों, या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, राजनीति से आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। क्या है तीर्थों का इतिहास? किस तीर्थ से जुड़ी है कौन सी बात? सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को आत्मसात कराता देखिए हमारा खास कार्यक्रम धर्म दर्शन, सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर। अब सच देखेगा इंडिया। न किसी का पक्ष न किसी से बैर,
हर घटना में छिपी खबर पर गहरी नजर, जनता से है सीधा सरोकार। देश और समाज में बदलाव का एक नजरिया, न कोई कारोबार न समझौता। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज वन इंडिया, अब सच देखेगा इंडिया। देश प्रदेश की सीधी और सच्ची खबरें दिखाने वाला हिंदी न्यूज चैनल न्यूज वन इंडिया अब टाटा स्काई के चैनल नंबर 580 पर भी उपलब्ध है। बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, राजनीति से आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। बीएसपी से बर्खास्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर हमला, कहा वोट नहीं दिया तो माया ने मुसलमानों को दी गाली। 50 करोड़ की भी की मांग, सिद्दीकी ने खुद और बेटे को बताया निर्दोष। मायावती का ऑडियो भी किया जारी। नसीमुद्दीन के आरोपों के बाद मायावती ने किया पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्दीकी को बताया ब्लैकमेलर। माया ने कहा ऑडियो में कुछ नया नहीं, बस सुनाई अपने मतलब की बात। दो दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, वैसाख महोत्सव में शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने किया पीएम मोदी का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट में आज से ट्रिपल तलाक पर सुनवाई जारी। ट्रिपल तलाक के विरोध में है लाखों मुस्लिम महिलाएं। मोदी सरकार भी कर रही है ट्रिपल तलाक का विरोध। विधानसभा में ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग के बाहर कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान में शादी समारोह के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। आंधी से भरतपुर में मैरिज होम की दीवार गिरी। हादसे में 25 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में की फायरिंग, एक महिला की मौत की खबर। नमस्कार, न्यूज वन इंडिया पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। नसीमुद्दीन का ऑडियो बम, जी हां, बीएसपी से बाहर किए जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर ऑडियो बम मारा है। आपको बता दें, एक ऑडियो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से जारी किया गया जिसमें उनकी बातचीत जो टेप थी वो जारी किया गया और उसमें कई अहम खुलासे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किए। कई आरोप भी मायावती पर लगाए। टिकट बंटवारे को लेकर पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मायावती ने मुस्लिमों को लेकर भी गलत बयानबाजी की है। इस तरह के तमाम आरोप और भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मायावती किसी की हत्या कराना चाहती थी। हालांकि किसकी हत्या वो कराना चाहती थी ये उन्होंने नहीं बताया। इसके बाद मायावती ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ब्लैकमेलर करार दिया। और इसी सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। मोहम्मद शमीम अंसारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिल गोयल जी हैं, बीजेपी नेता हैं। साथ ही साथ हमारे सीनियर एडिटर आजाद खालिद जी भी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। इन सब से चर्चा भी करेंगे। तो
आज का हमारा मुद्दा नसीमुद्दीन का ऑडियो बम। तो बीएसपी में कभी मायावती के खास माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीएसपी से निष्कासित नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे झूठे आरोप लगाकर पार्टी से निकाला गया। मायावती ने मुझे काफी उल्टा सीधा कहा। मायावती ने काशी राम के बारे में जो कहा, मैंने उसका विरोध किया था। मैंने मायावती को हार के कारणों के बारे में बताया था, जिस पर वो नाराज हो गई। यही नहीं, मायावती ने मुझसे पैसे की मांग की। पार्टी को 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैंने कहा कि मैं कहां से लाऊं, तो बोली कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो 50 करोड़ का चौथाई भी हो जाए तो बड़ी बात है। मैंने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद अगर प्रॉपर्टी बेचूंगा तो भी कैश नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी हित के लिए मैं ये करने को भी तैयार हूं। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक ऑडियो भी जारी किया है। श्री सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी ने सुश्री मायावती जी को अपने चुंगल में फंसा लिया है और उन्हें ब्लैकमेल करके, जांचों और जेल का डर दिखा करके, साथ में बीएसपी के विरोधियों से मिलकर बीएसपी व इस मिशन को श्री सतीश चंद्र मिश्रा एंड कंपनी ने तबाही के कगार में पहुंचा दिया। इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी, आप ये जो बोल रही ठीक नहीं। बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने बहन जी से बात की। मैंने कहा बहन जी मेरी सिर्फ एक बेटी है, सबसे बड़ी संतान है मेरी, मुझे जाने की छुट्टी दे दीजिए। बोली तुम चले जाओगे तो इलेक्शन एजेंट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, चुनाव फंसा हुआ है, मैं चुनाव हार जाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं गया। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई। तो आइए आपको सुनवाते हैं वो ऑडियो क्लिप जिसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया। ऑडियो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच हुई बातचीत से संबंधित है। नोट करो जी भाई, ये जो चारों मंडल हैं जी भाई, तो ये मेरठ मंडल जी भाई, सहारनपुर मंडल जी भाई, ये मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल जी भाई। तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई है जी भाई, तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें और 9 तारीख को उनको बुला लो। ठीक है भाई, 9 परसों अपने हिसाब वो जो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला, वो भी अपना हिसाब कंप्लीट करके ले गया है। जी भाई जी, कल उससे बात हुई थी। नहीं छोड़ो, मैं टेलीफोन पे भी बात करना चाहती हूँ। बहन जी पहले बात ये है, आप उनको बुलाओ। मैंने नहीं दिलवाई बहन जी, सिंह राव से, जिलाध्यक्ष से, सब लोग पीछे पड़ के दिलवाई। आप उनको बुलवाओ, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप अपनी जिम्मेवारी लो। टिकट तो आपने दिलवाया था ना बहन जी, टिकट भी मैं नहीं चाह रहा था, आप बुलाते। जो भी कुछ है अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। मतलब जो आप देंगे जिम्मेदारी निभाना है बहन जी, उसमें मैं पीछे नहीं। मैंने कोई जिम्मेवारी को निभाओ। नहीं भाई जी, भाग के कहाँ जाएंगे? नहीं, अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि जो मैंने अभी नए लोग लगाए उनको ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं एक्शन लूंगी इनके खिलाफ। बहन जी, जो आपका आदेश होगा कल बात से मेरे वहाँ से आप हटाने के बाद कोई मेरी बात नहीं मानता। आपसे बात करना, मेरे से बात नहीं करो टेलीफोन पे, मेरा टेलीफोन से ही होता है। ठीक है बहन जी, प्रेसिडेंट को बुलाओ और सब अपना हिसाब किताब लेके आए। मैं कहता हूँ। हाँ, उनको बोलो अपना, हमें मेंबरशिप का राउंड अप करना है, सारा हिसाब किताब, और यही लखनऊ लेकर आए और दफ्तर में जमा कराएं और फिर मुझे हिसाब दें। और 9 तारीख की शाम को 4 बजे आप रहेंगे साथ में उनके। मैं बहन जी रहूंगा, मैं कर लेता हूँ, जाना है जहाँ मैं वहाँ रोक लेता हूँ, मैं आ जाऊँगा। मैं कोई बात नहीं, रोक दो, मुझे ये भी हिसाब राउंड अप करना है।
जी भाई जी भाई जी मैंने नहीं दिलवाई, मैं क्या बताऊँ। अभी छोड़ो, अभी मैं टेलीफोन से मैं ये बात ज्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो कुछ भी बोलेंगे। इधर रिकॉर्ड जो मैंने चेक किया है, तो अब मेंबरशिप की किताबें ये गरीब और मजलूमों की पार्टी है ये, तो हम का हिसाब जनता को देंगे। जी भाई जी, जनता को देंगे। जी भाई तो इसलिए उनको बोलो ये अपना 9 तारीख से शाम को आए, और आप भी आए। आपका जो भी काम करना है तो 4 बजे के बाद अपना जो भी आपका पर्सनल काम है 4 बजे के बाद करना। 10 तारीख को तो मीटिंग है, उसमें रहने का। तो आपने उधर टिकट भिजवाया था मेरे ख्याल। ठीक ठीक भाई जी, मोदी नगर। हाँ, और एक लोनी वाला है, लोनी। जी भाई। और दूसरा क्या है कि इसको ये बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, वो अमरपाल शर्मा वाली सीट वाला जो है। अच्छा, जलालुद्दीन। हाँ जी बहन जी, उससे बात तो हुई है नहीं, और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपने अपनी जिम्मेवारी से दिलवाई थी उनको किताबें। नहीं बहन जी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। उनको बोलो वो जो सवाल खास वाला है, जी बहन जी, मोदी नगर वाला है, वो मुस्लिम है। मैं बोलता हूँ बहन जी, अब जरा तो काम निबट जाए तो मैं चला भी जाऊँगा। मैं चला भी जाऊँगा। अमरपाल शर्मा वाला ये ठीक नहीं है, वो आनाकानी कर रहे हैं। मतलब मैं बहन जी चला भी जाऊँगा, जरा इधर वो हो जाए। और बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता। आपको बताया कि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। तो बहन जी आपने कहा मैं सब लगा हुआ हूँ, चल असल संपत्ति सब देश की अलग कर लूंगा आपको। जी बहन जी। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर आरोपों की तोप चला दी। हालांकि मायावती ने भी इन तमाम आरोपों पर सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है और खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फोन टैप ब्लैकमेलर यहां पर बताया। कहां से यह आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ, इस पर दिखाते एक खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव में करारी हार का वार अभी मायावती भूली भी नहीं थी कि पार्टी की एक बगावत ने उन्हें फिर से सरेराह आलोचना का शिकार बना दिया है। एक तरफ पार्टी से मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे को बाहर का रास्ता क्या दिखाया, मानो मायावती ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली हो। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया मायावती ने चुनाव में हार मिलने के बाद मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मायावती ने मुसलमानों को गद्दार तक कहा। गुरुवार को यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्दीकी ने मायावती पर बड़ा हमला बोलते हुए कई ऑडियो टेप भी सुनाए। सिद्दीकी ने साथ ही दावा किया कि उनके पास मायावती के करीब 150 टेप हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से जारी की गई इस टेप में मायावती और उनके बीच की काफी लंबी बातचीत है। इस बातचीत में जो बातें उन दोनों के बीच हो रही है उससे इतना तो साफ है कि मायावती को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिद्दीकी ने ऑडियो टेप के आधार पर मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीमुद्दीन ने कहा, एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि पार्टी को पैसे की जरूरत है, 50 करोड़ चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी बेच दो। मैंने कहा कि आपको कैश चाहिए, इतना पैसा नोटबंदी के बाद कैश में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीवी बच्चे तभी पूछेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे, उनके नाम की प्रॉपर्टी बेच दो। नसीमुद्दीन ने दावा किया कि मैंने रिश्तेदारों पार्टी के कुछ लोगों से मदद मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी बेचवा दो। कुछ पैसा जुटाकर फोन किया तो कहा कि पूरे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा मायावती का फोन आता रहा, पैसे मांगती रही। कहा कि पूरे प्रदेश से सदस्यता की किताब अपने पैसे से लाओ, प्रत्याशियों से बेचे पैसे लाओ। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे पार्टी से निकाला जाएगा। उन्होंने अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा कि जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी बेटी कुर्बान कर दी वो कैसे छोड़कर चला जाता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरह ही कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत का आरोप लगाया था। कपिल मिश्रा की तरह ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रिश्वत की बात मीडिया के सामने तब रखी जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिया गया था। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बड़े नेताओं की तरफ से रिश्वत लेने के मामले को ये लोग दुनिया के सामने तभी क्यों लाते हैं जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्यों इन लोगों की ईमानदारी उस वक्त नहीं जागती जिस वक्त इन लोगों से ऐसी डिमांड की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो नसीमुद्दीन का ऑडियो बम
आरोप बेहद गंभीर लगाए हैं। आरोपों पर सफाई भी मायावती की तरफ से दी गई है। यूपी चुनाव के दौरान टिकट के खरीद फरोख्त का आरोप भी यहां पर लगाया है। अनिल गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आज आरोप यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगाए हैं, मायावती पर ऐसे तमाम आरोप पहले भी लगते रहे हैं और सफाई मायावती की तरफ से भी आई है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जो इससे पहले बीएसपी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ आरोप यहां पर मायावती पर लगाए थे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीएसपी में पूरी तरीके से तानाशाही है जी, और निश्चित तौर पर बीएसपी में टिकट बिकते हैं। ये आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा होता आया है और आज भी ये जो इनका झगड़ा है, आपस की इनकी बंदरबाट का झगड़ा है। और निश्चित तौर पर इन्हें जो उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान देने की जगह कहाँ से कितना अधिक पैसा है, कहाँ से कैसे टिकट बिके, इस सब पर इन्होंने काम करा। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से और समाजवादी। अनिल गोयल जी, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। नहीं, मेरा आप केंद्र में मौजूद हैं, आप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, टिकट बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अब इल्जाम सामने आ गए हैं, सबूत सामने आ गए हैं, ऑडियो टेप सामने आ गए हैं, आपकी सरकार मौजूद है। ये जांच कब होगी? इस तरह की जनता के साथ जो लूट है वो कब होगी? सबसे बड़े लोकतंत्र में, देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर वोटर को किस तरह से बेचा जा रहा है, दलित राजनीति के नाम पर किस तरह बेचा जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है टेलीफोन के ऊपर कि तुम लोगों से पैसा लेके आओ, हिसाब करो। अगर कोई पूछे तो कह देना दलितों की और मुसलमानों की पार्टी, हमको जनता को हिसाब देना है। आप कब तक चुप बैठे रहेंगे? आप कब कार्रवाई करेंगे? आप तो कहते हैं कि हम काले धन के खिलाफ हैं, हम कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ हैं। आप कार्रवाई कब करेंगे? अब आपकी जिम्मेदारी का टाइम शुरू होता है। हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आपने ये भी देखा कि दिल्ली के अंदर भी अगर कपिल मिश्रा ने हमारी आवाज उठाई है तो एसीबी और सीबीआई पूरी काम कर रही है। के बयान को आधार बनाकर एफआईआर कराएंगे? क्या नसीमुद्दीन हमारे पास शिकायत लेकर के आएगा? वो सीबीआई में जाए, जांच एजेंसियों में जाए। जब वो ये बात यहाँ मीडिया में कह रहा है तो उसका अपना फर्ज भी बनता है कि वो जांच एजेंसियों के पास, उनके पास संबंधित लोगों के पास जाए और अगर उसके बाद एक्शन ना हो तो आपका बनता है कि बीजेपी ने एक्शन नहीं करा। देखिए, काले धन को लेकर आप विदेश से लाने वाले, ये क्या काला धन नहीं है? बिल्कुल, हम इसके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये नहीं कर बीजेपी एक्शन नहीं करेगी, लेकिन कम से कम जो नसीमुद्दीन साहब हैं वो तो कम से कम यहाँ पर जाए जांच एजेंसियों के पास कि मैं ये चीज दे रहा हूं और ये ऐसा हुआ है, फिर एक्शन नहीं हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। आजाद खालिद जी, सवाल यहां पर इसलिए भी एक गंभीर खड़ा होता है कि इस तरीके से आपने बात की कि जांच इन तमाम आरोपों की होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता और जिस तरीके से दलितों की पार्टी मानी जाती है बीएसपी, सवाल कई खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अलग हटकर देखे, गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या कराने की बात भी कही कि मायावती कहीं ना कहीं किसी की हत्या कराना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत भी यहां जांच होनी चाहिए। यकीनन भविष्य अगर हम ये बात करें कि देश के लिए सबसे शर्मनाक दिन है तो शायद गलत नहीं होगा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे देश के अंदर एक वोट की भी वैल्यू है और एक वोटर जो है वो सरकार को बदलने की ताकत रखता है, सरकार को बनाने की ताकत रखता है। उस वोटर को किस तरीके से बेचा जा रहा है, किस तरीके से कहा जाता है पैसे लेने के नाम पर, जब टिकट बेचा जाता है तो उसको यह कहा जाता है कि तेरी जो गिनती शुरू होगी तो 30,000 जो मेरे दलित वोट हैं या इतने जो वोट हैं उसके बाद तेरी गिनती शुरू होगी। इस नाम पे टिकट बेचे जाते हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के नाम पर जो खेल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, एक ऐसा कार्यकर्ता जो सबसे ज्यादा वफादार है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो सबसे ज्यादा वफादार नेता हैं, वो अपने नेता का टेलीफोन टेप कर रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि इस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है। अपने नेता का भी टेलीफोन वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर लोगों को भरोसा नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि जो हत्या वाली बात आई, आप देखें चीफ सेक्रेटरी थे आवास के, वो गोली मार लेते हैं, कह दिया जाता है कि वो आत्महत्या हो गई। किस तरीके से आप देखें लूट हुई है, किस तरीके से लैंड यूज चेंज करने के नाम पर आप देखें नोएडा के अंदर, अकेला नोएडा एक एग्जाम्पल हो सकता है, पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से उस टेन्यूर के अंदर, उस रिजीम के अंदर किस तरह से काम हुए, सबने देखे हैं। ये इल्जाम अभी तक इल्जाम थे, लेकिन अब जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, टिकट बेचने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज उनका सिपह सालार, सबसे मजबूत सिपह सालार इस बात को कह रहा है कि मेरे से पैसे इकट्ठे करने की बात की गई है। वो कह रहे हैं बहन जी मैं आपको नाराज नहीं देखना चाहता। ये वो लोग हैं जो कभी सामने खड़े नहीं हुए, कभी सामने कुर्सी पे नहीं बैठे, जमीन पे बैठे। आज वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की बेइज्जती होती है। अरे जिन मुसलमानों के नाम पे तुम राजनीति कर रहे थे उनको तुम गालियां सुनते रहे, एक बार नहीं 10 बार सुनी है, पिछली बार भी सुनी, तब तो इस्तीफा नहीं दिया। ये देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वोटर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है,
ये भविष्य उसको उजागर करने का नहीं बल्कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि आज अनिल गोयल जी यहां बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर बैठे हैं। आज सरकार प्रदेश में भी, आज सरकार केंद्र में भी बीजेपी के हाथ में है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कब होगी अनिल गोयल जी? नहीं, मैंने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन कम से कम जो सिद्दीकी साहब हैं वो सारे प्रूफ को लेकर के जांच एजेंसी के पास जाकर के अपनी बात क्यों नहीं कह रहे। अब वो जांच एजेंसी के पास जाकर के कहेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और मैं ये बात देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी, पूरी देश की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों का दुरुपयोग करा, अपने दलित वोटों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ मायावती अपना घर भर रही है, सिर्फ पैसे देख रही है। तो आज उत्तर प्रदेश का दलित समाज, पूरे देश का दलित समाज, पूरे देश का मुस्लिम समाज भी के सामने मायावती की हकीकत सामने आ गई है। और निश्चित तौर पर अगर सिद्दीकी साहब इस पर एक्शन, मतलब हम कोर्ट में संबंधित एजेंसियों के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस पर एक्शन होगा। और नहीं जाएंगे। अनिल जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं अंसारी साहब, मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को गद्दार कह रही हैं, दाढ़ी वालों को बाकायदा चिन्हित करके कह रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा काशीराम जी ने भी कहा था कि मुसलमान गद्दार होते हैं। उसके बाद आपने देखा और तमाम चीजें सामने आई हैं। आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको किस नजरिए से देखते हैं और क्या आप इसको हजम कर पा रहे हैं? नसीमुद्दीन साहब पे आप भरोसा कर रहे हैं या शिकायत किससे ज्यादा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खालिद साहब और तमाम आपके एम्प्लॉइज़ जिन्होंने मुझको इस मौके पे बोलने का मौका फराहम किया। मैं सबसे पहली बात जो आपने पूछी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के मैटर पे जो अभी इशूज़ चल रहे हैं, जो इस्तीफ़ा दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त नसीमुद्दीन साहब कहाँ थे जब इनसे पहले मुसलमानों को गाली दी जाती थी और बेइज्जत किया जाता था? उस टाइम नसीमुद्दीन साहब ने क्यों इस चीज़ को जाहिर नहीं किया? आज उनके आपसी जो भी मतभेद हैं, टिकट को लेन देन के लिए मतभेद हैं, आज वो इस्तीफा देते हैं कि मायावती मुसलमानों को गद्दार और गाली गलौज दे रही है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपके पास ये चीज सामने आई है कि मुसलमानों को गाली दी जाती है, आप उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप कोर्ट जाएंगे? क्या आप इनके खिलाफ FIR कराएंगे? जी खालिद साहब, मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को अपनी आवाम के साथ, अपनी मिल्लत के साथ मिलके इस पे एक अहम कदम उठाने चाहिए और मौजूदा जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पास जाके कंप्लेंट करने चाहिए। अगर वहाँ नहीं सुनी जाती है तो उत्तर प्रदेश में अभी नए मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलके इस पे कोई मशवरा निकालना चाहिए कि ऐसे आप किसी कौम को और किसी को कैसे गद्दार कह सकते हैं। अगर हमको सभी गद्दार कहते रहेंगे तो हम फिर वफादार कहाँ से होंगे? हम इसीलिए कि आपके लिए कौम को इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और आप लोग बेशर्मी की चादर लाद के और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जब आपके मसले हल नहीं होते, कोई आपका मामला हल नहीं होता है तो आप इस बात को पब्लिक में उजागर करते हैं। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क्या दशा है, उनका क्या भविष्य है? वहां पर दलितों के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते रहे और मुसलमानों के वोट लेते रहे। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से पूछिए, आज आपके ऊपर जो बीत रही है वो बरसों से मुसलमानों के दिलों पे क्या बीत रही होगी। आज कोई पार्टी सत्ता में आती है, मरकजी हुकूमत में आती है। सवाल एक और शमीम अंसारी साहब खड़ा होता है कि जांच की बात से तो कहीं ना कहीं उन्होंने जांच की बात सामने नहीं रखी, आरोप जरूर गंभीर यहां पर लगाए हैं, लेकिन जो आरोप जिस तरीके से लगे हैं, क्या लगता है कि केवल अवसरवाद की राजनीति हावी है? काफी लंबे समय से बीएसपी से जुड़े रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अब उन्हें जाकर जो पार्टी के अंदर जो करप्शन चल रहा है वो नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर बात करें मायावती की, तो आज अचानक उन्हें लगा कि ये ब्लैकमेलर हैं, तो कहीं ना कहीं केवल राजनीतिक इस्तेमाल यहां पर हो रहा है और अवसरवाद की राजनीति की जा रही है। नहीं, इसमें ब्लैकमेलर वो है या नहीं है, ये उनका पार्टी का मुद्दा है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी का मुद्दा नहीं है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर ये ब्लैकमेलर थे तो आपने इनको इतना क्यों ढोया? यानी एक पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सब लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि शुगर मिल की खरीद के अंदर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में जांच का विषय है। किस तरीके से लैंड यूज चेंज करने के लिए ये तमाम चीजें हैं। खालिद जी, आपको रोकना यहां पर चाहूंगा। जलालुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व नेता बीएसपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जलालुद्दीन जी, जिस तरह के आरोप नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती पर लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जलालुद्दीन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो आगे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तमाम पैनल मेंबर्स से।